वेलकम टू माय चैनल परीक्षा की तैयारी। आज एलिमेंट्स ऑफ इनकम टैक्स की सेकेंड यूनिट बेसिक कंसेप्ट 2 पढ़ते हैं। शुरू करते हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम जो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत आती है। एग्रीकल्चर इनकम वो इनकम होती है जैसे कि रेंट या रेवेन्यू जो हम अपनी लैंड से कमाते हैं और वो लैंड इंडिया में होनी चाहिए और उस लैंड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी के लिए या फिर एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए होने चाहिए। इससे जो भी इनकम जनरेट होती है हम इसे एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं। देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन है। पहला तो ये है कि जो खेती बाड़ी करने की जगह है वो इंडिया में होनी चाहिए और वो जो लैंड है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में होनी चाहिए, प्लस वो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज होनी चाहिए। ठीक है। रेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि देखो यदि आपके पास लैंड है इंडिया में है, वो खेती बाड़ी करने के लिए इस्तेमाल होती है, आप उसको किसी को किराए पे देते हैं तो जो भी आप रेंट आपको मिलेगा, जो भी आपको किराया मिलेगा वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। ठीक है। दूसरा केस ये हो सकता है यदि आप खुद ही खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी करने के बाद जो भी सामान आप वहाँ पे उगाते हैं उसको जब आप बेचते हैं तो जो भी इनकम आपको जनरेट होती है तो वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है। ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर इनकम होता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मीनिंग वैसे इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत नहीं दिया है, पर सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में इसके बारे में जिक्र किया था। वो केस था CIT कमीशन ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस राजा बिनोय कुमार साहस रॉय के बीच में। तब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एग्रीकल्चर का मीनिंग बताया था। उस पर बोला था कि 2 टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, एक बेसिक ऑपरेशन होता है, दूसरा सब्सीक्वेंट ऑपरेशन होता है। देखिए बेसिक ऑपरेशन एग्रीकल्चर का सबसे प्राइमरी काम होता है। बेसिक ऑपरेशन जो होता है, फिर से बोल रही हूँ कि बेसिक ऑपरेशन जो खेती बाड़ी का सबसे प्राइमरी काम होता है। प्राइमरी काम का यहाँ पे मतलब है जैसे हम जो लैंड है वहाँ पे मिट्टी खोदते हैं, फिर उसके अंदर बीज बोते हैं, फिर उस पर पेड़ उगता है और ये सब करने के लिए हमें ह्यूमन स्किल की ज़रूरत है, मतलब कि लेबर की ज़रूरत है जो कि ये सब करेंगे। लोगों के बिना ये काम तो अधूरा है। सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सब्सीक्वेंट ऑपरेशन क्या होता है। जब बेसिक ऑपरेशन हो जाता है सब्सीक्वेंट ऑपरेशन सेकेंड स्टेप होता है। देखिए जैसे हमने खेती बाड़ी की, उस पर पेड़ पौधे उग गए, अब उसको बरकरार रखने के लिए हम उस पर कभी कभार मिट्टी डालते हैं, खाद डालते हैं, पानी देते हैं या फिर कटिंग भी करते हैं, कटिंग के साथ हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर सामान को बेचा जाता है। तो ये सब ऑपरेशन एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में आते हैं, पर एज पर सुप्रीम कोर्ट के केस के अनुसार। तो एग्रीकल्चर का जो मीनिंग है 2 ऑपरेशन पे बेस्ड है, बेसिक ऑपरेशन और सब्सीक्वेंट ऑपरेशन। अगर एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर करनी है तो ये दोनों ऑपरेशंस होने जरूरी हैं। ठीक है। अगर आपकी लैंड पे सिर्फ और सिर्फ सब्सीक्वेंट ऑपरेशन होता है तो उससे यदि आपको इनकम जनरेट करते हैं तो वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाई जाएगी। इसीलिए जरूरी है कि बेसिक ऑपरेशंस भी होने चाहिए और आपकी लैंड पे और सब्सीक्वेंट ऑपरेशंस भी होने चाहिए। ठीक है। एग्जम्पशन, एग्रीकल्चर इनकम जो है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 से एग्जम्प्टेड होती है। एग्जम्प्टेड का मतलब होता है इस पे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। देखिए एग्रीकल्चर इनकम के टाइप्स हैं। पहला है एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड। ये मैंने एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में भी बताया। यदि आपके पास लैंड है उस पर खेती बाड़ी हो सकती है और वो इंडिया में सिचुएटेड है, तो यदि आप उसको किसी को किराए पे देते हैं और उससे जो आपको किराया मिलता है वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाता है। और यदि आप खुद ही वहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं और जो भी सामान वहाँ पे आप उगाते हैं फिर उसको आप बेचते हैं तो उससे जो भी इनकम आपको मिलती है वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है। सेकेंड इज इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर और फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देखिए कभी कभार होता है कि हम सामान उगाते हैं, सामान उगाने के बाद हमें उसमें थोड़ी सफाई वगैरह करनी पड़ती है। डायरेक्ट सामान नहीं बेच सकते, हमें उसे थोड़ा सा प्रोसेसिंग करना पड़ता है ताकि हम उसे मार्केटेबल गुड बना सकें, मार्केटेबल प्रोडक्ट बना सकें। जैसे कि समझिए हमारे पास पटेटोज उगाते हैं, पटेटोज, और वो पटेटोज को हमें सफाई करनी पड़ती है, साफ सफाई करके बेचना होता है, गंदा नहीं बेच सकते। और पर जरूरी ये है कि ये सब काम जो है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है आपकी लैंड पर ही होना चाहिए, कोई अलग फैक्ट्री में नहीं होना चाहिए। यदि ये कोई अलग फैक्ट्री में होगा तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगा। जरूरी ये है जिस लैंड में आप सामान उगा रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी उसी लैंड पर ही होना चाहिए। आई होप आपको सेकेंड पॉइंट समझ में आ गया है।
थर्ड इज इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, हाउस प्रॉपर्टी और फार्म बिल्डिंग। देखिए कभी कभार क्या होता है कि लैंड के अंदर, जहाँ पे हमारी लैंड है, खेती बाड़ी की जो जगह है, वहाँ पे हम एक बिल्डिंग बना देते हैं, लैंड के अंदर या लैंड के पास हम एक बिल्डिंग बना देते हैं। उसका इस्तेमाल हम वहाँ रहने के लिए कर सकते हैं या फिर जो हम सामान उगाते हैं वो रखने के लिए कर सकते हैं। यदि वो बिल्डिंग हम किसी को रेंट पे देते हैं, मतलब जो वहाँ शायद हमने अपनी लैंड किसी को खेती बाड़ी करने के लिए दी है, तो साथ में हम उस लैंड के साथ साथ उस बिल्डिंग को भी किसी को रेंट पे दे देते हैं, तो उस बिल्डिंग से जो आपको रेंट मिलेगा वो भी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा। पर ये कुछ कंडीशंस पे बेस्ड है। देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन है। देखिए ये बिल्डिंग जो है सिर्फ और सिर्फ किसानों के द्वारा या कल्टीवेटर के द्वारा ही क्या कहते हैं ऑक्यूपाई होनी चाहिए, उन्हीं के द्वारा ही ये उनके पास होनी चाहिए ये बिल्डिंग, ठीक है। और ये बिल्डिंग रहने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए या फिर सामान को स्टोर करने के लिए या फिर आउट हाउस के लिए, ठीक है। थर्ड इज इस लैंड पे जो हमारा, जैसे हमें हाउस टैक्स भरना होता है, लैंड रेवेन्यू पे जैसे हमें कोई लोकल रेट्स के थ्रू टैक्स पेमेंट करनी होती है, वो भी एप्लीकेबल होना चाहिए, ठीक है। ये 3 कंडीशंस हैं, फिर से बताती हूँ। देखिए यदि कोई लैंड है, आपके पास कोई लैंड है, वहां पे आपने कोई बिल्डिंग बना रखी है, तो वो बिल्डिंग से कोई भी आपकी इनकम जनरेट होती है वो भी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। पर वो बिल्डिंग का इस्तेमाल सिर्फ रहने के लिए या फिर सामान को रखने के लिए या आउट हाउस के लिए यूज होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि इसका इस्तेमाल जैसे जो खेती बाड़ी करते हैं वही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा ये है कि इस पे वो टैक्स रेट एप्लीकेबल होना चाहिए, जो भी टैक्स रेट है। अगर ये रूरल एरिया में पड़ता है फिर तो कोई बात नहीं है, वहाँ फिर तो कोई बात नहीं कि टैक्स रेट के, लेकिन अगर ये अर्बन एरिया में पड़ता है तो इस पे प्रॉपर हाउस टैक्स पेमेंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन एग्रीकल्चर इनकम। देखो मैंने एग्रीकल्चर इनकम का बताया था और वो टैक्सेबल नहीं होती है, वो एग्जम्प्टेड होती है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में। पर कुछ ऐसी इनकम होती है जो हमें लगता है कि वो एग्रीकल्चर इनकम है, पर वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती है, वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरी में आती है और वो कम्प्लीटली टैक्सेबल होती है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। देखते हैं, यदि आप क्या कहते हैं कोई फॉरेस्ट बेच रहे हैं या फॉरेस्ट से ट्रीज हैं वो बेच रहे हैं, या फिर कोई घास फूस है वो जो कोई घास फूस है वो जो अपने आप उग जाती हैं, फ्रूट फ्लावर्स हैं जो अपने आप उग जाते हैं, जिसमें कोई ह्यूमन एफर्ट्स नहीं लगता, मतलब जिसमें आपने कोई पर्टिकुलरली लेबर का इस्तेमाल नहीं किया ये सब काम करने के लिए। अगर आप इन सब चीज़ों को बेचते हैं और इससे जो इनकम जनरेट होती है ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अंतर्गत आती है। सेकेंड इज यदि आप डायरी फार्मिंग करते हैं, बटर और चीज़ मेकिंग करते हैं, तो इससे भी आप जो इनकम कमाते हैं उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। थर्ड इज इनकम फ्रॉम फिशरीज, यदि आप मतलब मछलियों का पालन पोषण करते हैं, देन फिर पोल्ट्री फार्मिंग आ गया। फिर यदि आप दूसरे एग्रीकल्चरिस्ट को वाटर सप्लाई का काम करते हैं, या फिर आप क्या कहते हैं ईंटें बनाने का काम करते हैं, या फिर आप कोई कमीशन अर्न करते हैं लैंडलॉर्ड से, तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब जो इनकम है ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। पार्टली एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, इसमें कुछ पार्ट आपको एग्रीकल्चर इनकम जैसा लगेगा और कुछ पार्ट नॉन एग्रीकल्चर इनकम जैसा लगेगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं, तो एग्जांपल देखते हैं। देखिए मेरे पास एक लैंड है, मैं वहाँ पे शुगर केन उगाती हूँ, ठीक है, और फिर जो शुगर केन उगाने के साथ साथ मेरे पास एक शुगर मिल भी है। मैं उसी शुगर केन को उगाने के बाद शुगर मिल में जाके उसकी चीनी बनाती हूँ, उसी गन्नों की मैं चीनी बनाती हूँ। देखो शुगर केन उगाने तक ये मेरी जो भी इनकम जनरेट होती है वो मेरी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। फिर जब मैं शुगर केन से शुगर बना लेती हूँ शुगर मिल में, तो वो मेरी कमर्शियल इनकम कहलाएगी। तो यहाँ पे 60% इनकम मेरी एग्रीकल्चर इनकम हो गई गन्नों को अपनी लैंड में उगाने तक, और फिर 40% मेरी कमर्शियल इनकम हो गई क्योंकि मैंने शुगर केन का इस्तेमाल चीनी बनाने के लिए कर लिया। इसीलिए हम इसको पार्टली एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं, जिसके अंदर एग्रीकल्चर इनकम भी होती है प्लस इसमें नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी होती है। इनकम टैक्स रूल्स के अंतर्गत भी 4 रूल्स बताए गए हैं जो पार्टली एग्रीकल्चर इनकम को समझाते हैं। वो रूल्स हैं रूल 7, 7A, 7B एंड रूल 8। तो रूल 7 ये है कि इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट अदर देन टी, मतलब टी के अलावा
यदि हम कोई भी चीज़ उगाते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, वो रूल नंबर 7 में आते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी वही है कि असेसी, मतलब असेसी का मतलब है जो टैक्स पेमेंट करता है। असेसी को दो टाइप की इनकम हो रही है, एक एग्रीकल्चर इनकम हो रही है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम हो रही है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखिए, समझ लीजिए XYZ लिमिटेड है, वो अपनी लैंड पे आलू उगाता है, फिर आलू को प्रोसेस करने के बाद वो चिप्स बनाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल वो है जिसमें एग्रीकल्चर इनकम तब तक कहलाएगी जब तक आप आलू उगा रहे हैं। उसके बाद जब आपने आलू को वेफर्स में कन्वर्ट कर दिया, या उस आलू को धोने के बाद फिर जो भी प्रोसेस होता है वेफर्स बनाने का, फिर आप जो वेफर्स को बेचते हैं, फिर वेफर्स को बेचने से जो भी आपको पैसा मिलता है वो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। ठीक है। बी इज इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ लेटेक्स और कैनस। लेटेक्स का मतलब होता है जैसे कि वो प्लांट्स नहीं होते जिसके अंदर दूध सा निकलता है या मिल्की फ्लूइड निकलता है, जैसे कि रबर प्लांट्स होते हैं। अगर यदि आप इसका मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपको 65% आपकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी और 35% आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी, और ये रूल नंबर 7A में आता है। सी इज इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ कॉफ़ी। यदि आप कॉफ़ी का मैन्युफैक्चर करते हैं तो ये रूल नंबर 7B में आता है। देखिए यहाँ पे दो केसेस हैं। फर्स्ट इज यदि आप कॉफ़ी को क्योरिंग करने के बाद बेचते हो। क्योरिंग का मतलब होता है जैसे कॉफ़ी एक बेरीज के अंदर होती हैं और फिर बेरीज को हम उसको मतलब सूरज की रोशनी में सुखाते हैं या मशीन में जो भी सुखाते हैं, उसके बाद उन बेरीज में से उसको निकाल लिया जाता है और फिर उस कॉफ़ी को जब हम बेच देते हैं तो 75% इनकम उसमें हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे और 25% इनकम हम नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। सेकेंड केस ये है कि यदि आप कॉफ़ी को क्योर करते हो, फिर उसे रोस्ट करते हो, फिर उसको पीसते हो, फिर उसमें फ्लेवर ऐड करते हो, फिर बेचते हो कॉफ़ी को, तो 60% आपकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी और 40% इनकम आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। डी केस देखते हैं। डी ये कहता है कि इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, रूल नंबर 8। देखो, यदि आप टी लीव्स उगाते हो, यदि आपका लैंड है, आप उसमें टी लीव्स उगाते हो, उसके बाद आप प्रोसेस करते हो और उसके बाद उसे मार्केट में बेचते हो, तो इस केस में क्या होता है, 60% इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी और 40% आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। तो ये 4 केसेस थे जिसमें हमें पार्टली एग्रीकल्चर इनकम के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इन दी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। देखिए, इसके अंदर हम देखेंगे कि यदि कोई असेसी एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम कमाता है तो उसका टैक्सेशन कैसे होता है। इसे हम पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं। पर ये मेथड हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये मेथड्स केवल इंडिविजुअल, HUF मतलब कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, AOPs मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ही कर सकते हैं। ये मेथड कंपनी, फर्म वो ये इस्तेमाल नहीं कर सकती। इस मेथड का यूज इसलिए होता है कि जो लोग टैक्सेशन उन लोगों का टैक्सेशन करना जो दोनों इनकम कमाते हैं, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर। कंडीशंस फॉर टैक्सेशन ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। देखो, जो मैंने अभी पीछे बताया, जो पार्शियल इंटीग्रेशन का टैक्सेशन कैसे करना होता है, इसकी कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा एक साल में होनी चाहिए, तभी आप इसका कैलकुलेशन में एग्रीकल्चर इनकम को इंक्लूड कर सकते हैं। और नॉन एग्रीकल्चर इनकम है आपकी, तो वो यदि आप 60 साल से आपकी एज कम है तो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। यदि आपकी एज 60 to 80 ईयर्स है तो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम 3 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। यदि आपकी एज 80 ईयर्स से ज़्यादा है तो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख होनी चाहिए। यदि ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तभी आप पार्शियल इंटीग्रेशन का टैक्सेशन कर सकते हैं। चलिए स्टेप शुरू करते हैं। स्टेप्स इसलिए हैं टैक्सेशन करने के लिए एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम के लिए। इससे स्टेप शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं, मैंने पहले की स्लाइड्स में बताया था कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता, तो ये बिल्कुल सही बात है। यदि कोई असेसी केवल एग्रीकल्चर इनकम कमा रहा है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा।
लेकिन अगर कोई असेसी एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम कमाता है तो टैक्स लगता है। तो देखते हैं इसका टैक्सेशन कैसे होता है। स्टेप 1, सबसे पहले हम एग्रीकल्चर इनकम में नॉन एग्रीकल्चर इनकम ऐड करेंगे, फिर हम उस पर टैक्स निकाल देंगे जो भी टैक्स स्लैब रेट चल रहा है आजकल। सेकेंड इज कि कैलकुलेट टैक्स करेंगे एग्रीकल्चर इनकम, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम सिर्फ 2.5 लाख तक की लिमिट तक लेंगे। मतलब कि 2.5 लाख से अगर तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम है तो पूरी लेंगे। यदि आपकी एग्रीकल्चर इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा हो गई है तो हम पूरी 2.5 लाख नहीं लेंगे। एग्जाम्पल से बताती हूँ, यदि आपकी एग्रीकल्चर इनकम 2,40,000 है तब तो आप 2,40,000 लेना। यदि आपकी एग्रीकल्चर इनकम 3 लाख है तो सिर्फ 2.5 लाख लेना, ठीक है। फिर इसमें प्लस करना नॉन एग्रीकल्चर इनकम। थर्ड स्टेप ये है, स्टेप 1 में स्टेप 2 माइनस कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा उसके अंदर हमको फोर्थ स्टेप पे रिबेट मिलती है जो कि 12,500 तक होती है, ठीक है। फिर जो फोर्थ पॉइंट में आपका आंसर आएगा उस पर आप सरचार्ज लगाना और एजुकेशन लगाना 4%, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मिस्टर एक्स की जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम 3,50,000 है, उनकी एग्रीकल्चर इनकम 3 लाख है। फर्स्ट स्टेप हम दोनों को ऐड करेंगे, एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को, 6,50,000 आ गया। मैंने इस पर टैक्स निकाला, 38,500 आ गया, ठीक है। सेकेंड इज फिर हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स, 3,50,000 लिया। एग्रीकल्चर इनकम यहाँ 3 लाख नहीं लेंगे, हम 2.5 लाख लेंगे जैसे कि मैंने पीछे बताया था, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट इज 2.5 लाख। 6 लाख हो गया, इस पे मैंने टैक्स निकाला, 32,500 आया। थर्ड स्टेप पे मैं स्टेप 1 को स्टेप 2 से माइनस करूंगी, आ गया 6,000 रुपये। फोर्थ स्टेप में जो रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन 87A वो 12,500 तक की लिमिट में होता है। तो 6,000 में से यदि मैं 12,500 माइनस करती हूँ तो नेगेटिव में आएगा, इसका मतलब मुझे कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। यदि देखिए आपका अगर अमाउंट 6,000 से ज़्यादा होता तो ये अमाउंट पॉजिटिव में आता और फिर इस पॉजिटिव अमाउंट पे सरचार्ज और एजुकेशन सेस 4% से लग जाता। मैंने यहाँ पे टैक्स निकालना नहीं सिखाया है क्योंकि ये टैक्स निकालना आगे सीखेंगे, ये तो बस एक एग्जाम्पल देने के लिए था। नेक्स्ट इज व्हाट इज कैजुअल इनकम। देखिए कैजुअल इनकम वो इनकम होती है जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था कि ये हमें इनकम हो जाएगी, मतलब ये बाय चांस जो हमें इनकम मिल जाती है वो कैजुअल इनकम कहलाती है। ये सेकेंड पॉइंट यहाँ पे मैंने बताया है कि नॉन रिकरिंग इन नेचर होती है। कैजुअल इनकम नॉन रिकरिंग इन नेचर इसलिए होती है क्योंकि कैजुअल इनकम बार बार नहीं होती, ये रेयरली हमें मिलती है, ओकेजनली मिलती है। ये ऐसा नहीं है कि हमें रोज़ मिल रही हो, जैसे हमें सैलरी रोज़ मिलती है, ठीक है। इसीलिए इसे बाय चांस सैलरी कह सकते हैं या इनकम कह सकते हैं, सैलरी नहीं इनकम कह सकते हैं, ठीक है। और ये इनकम के कुछ एग्जांपल देती हूँ, जैसे देखो हम लॉटरी खेलते हैं या फिर बेटिंग करते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, या फिर हॉर्स रेस से कोई इनकम होती है, क्रॉसवर्ड खेल के जो इनकम होती है, या कोई पजल होती है, ये सब इनकम जो है कैजुअल इनकम है। क्योंकि देखो अगर हम कोई जुआ वगैरह खेलते हैं और उसमें हम हारते हैं या जीतते हैं, इसका हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर जीत गए तो ये कैजुअल इनकम है, नहीं जीते तो ठीक है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज यदि आप हॉर्स रेस पे पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें आपकी इनकम 10,000 रुपये तक होती है तो फिर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर हॉर्स रेस से अगर आपकी इनकम 10,000 से ज़्यादा होती है हॉर्स रेस से, तो वो आपको टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैजुअल इनकम पे 30% टैक्स लगता है, 30% टैक्स लगता है और इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर कंसिडर किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ कैजुअल इनकम के। फर्स्ट इज कि जो इनकम आपको एक्सीडेंटली हो गई, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। सेकेंड इज लॉटरी से जो आपने पैसा कमाया। थर्ड इज क्रॉसवर्ड पजल खेल के, कार्ड गेम्स खेला, बेटिंग किया, गैम्बलिंग किया, इससे जो भी इनकम हुई ये कैजुअल इनकम कहलाती है। फोर्थ इज रिसीट ऑफ रेम्यूनरेशन फॉर एक्टिंग एज एन आर्बिट्रेटर इन एनी डिस्प्यूट। इसका मतलब है कि देखो समझ लो कोई झगड़ा हो रहा था, उसमें मैंने उस झगड़े को सुलझाया, तो उस झगड़े को सुलझाने के लिए किसी ने मुझे एक प्राइस दे दिया या कोई इनकम दे दी, तो वो इनकम मेरे लिए एक सडन इनकम है, तो वो भी कैजुअल इनकम में आएगी। फिफ्थ पॉइंट इज रिसीट ऑफ रिवॉर्ड टू अ पर्सन फॉर ट्रेसिंग आउट एनी लॉस्ट चाइल्ड। इसका मतलब है कि समझ लो एक बच्चा खोया था, उस बच्चे को मैंने ढूंढ के निकाल दिया। उनके पेरेंट्स ने ये डिसाइड नहीं किया था कि जो बच्चा हमारे बच्चे को ढूंढ के निकालेगा मैं उन्हें प्राइज़ दूंगी, पर उन्होंने ऐसे ही मुझे सडनली एक प्राइज़ या इनकम दे दिया। तो जो प्राइज़ या जो कैश मुझे मिला वो मेरे लिए कैजुअल इनकम होगी, क्योंकि मैंने इस इंटेंशन के साथ बच्चे को नहीं ढूंढा था कि मुझे
पैसा मिलेगा या कोई प्राइज मिलेगा। सिक्स्थ इज विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस और एनी अदर रेस। यदि कोई हॉर्स रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो या कोई और रेस में पार्टिसिपेट करते हो तो जो भी विनिंग होती है वो भी कैजुअल इनकम आती है। पर हॉर्स रेस में ऐसा है कि 10,000 तक कोई टैक्स नहीं लगता, 10,000 से ऊपर टैक्स लगता है। सेवेंथ इज प्राइज अवॉर्डेड फॉर कॉइन कलेक्शन और स्टैम्प कलेक्शन और गार्डनिंग। उसके बाद मैंने नीचे कुछ और पॉइंट्स भी बताए हैं, वही लॉटरी, क्रॉसवर्ड, रेसेस, गैम्बलिंग एंड बेटिंग। ठीक है, तो ये सब कैजुअल इनकम है। कैजुअल इनकम वो इनकम होती है जो सडनली हो जाती है, जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था कि ये हमारी इनकम बनेगी। ठीक है, पर कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो हमें कैजुअल इनकम लगते हैं पर एक्चुअल में वो कैजुअल इनकम होते नहीं है। देखिए, यदि कोई पैसा किसी अग्रीमेंट के अंतर्गत मिल रहा है तो पहले से ये अग्रीमेंट हो रखा है, उसमें पैसा डिसाइड हो रखा है कि इतना पैसा मुझे मिलेगा, तो वो पैसा मेरे लिए कैजुअल इनकम नहीं है, क्योंकि ये सडन पैसा नहीं है, ये तो अग्रीमेंट में डिसाइड हो रखा था। इसमें एक और एग्जांपल देती हूँ मैं। देखिए, जैसे पिन मनी होती है। पिन मनी क्या होता है? जब हस्बैंड अपनी वाइफ को घर का खर्चा करने के लिए पैसा देता है, उसे पिन मनी कहते हैं। तो वाइफ के लिए वो कैजुअल इनकम नहीं है। ठीक है। सेकेंड इज कैपिटल गेन। यदि आपको किसी बिजनेस में कैपिटल गेन हो रहा है, कुछ बिजनेस एंड प्रोफेशन में रिसीट हो रहा है, तो ये भी कैजुअल इनकम नहीं है। थर्ड इज यदि आपको कोई सैलरी मिल रही है, बोनस मिल रहा है, ग्रेचुटी मिल रही है, पर्क्विजिट्स मिल रहे हैं, अलाउंसेस मिल रहे हैं, तो ये भी कैजुअल इनकम की कैटेगरी में नहीं आता। फोर्थ इज यदि आप किसी को वॉलेंटरली पेमेंट करते हैं, यदि आप किसी को अपनी मर्जी से कोई पेमेंट करते हैं, समझ लीजिए आपने अपनी मेड को पैसा दिया, पैसा नहीं टिप दी, और वेटर को कोई टिप दी, तो वो भी कैजुअल इनकम की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि आपका इंटेंशन तो वो उसको उसकी प्रेज करने के लिए आपने उसको पैसा दिया है। तो इसमें सडन शायद मेड के लिए और वेटर के लिए सडन हो सकता है, पर ये छोटे अमाउंट में होता है, तो इसलिए इसमें कैजुअल इनकम या नॉन कैजुअल इनकम का कंसेप्ट देखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट इज कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट क्या होता है? देखिए, रेवेन्यू रिसीट पहले बताती हूँ। रेवेन्यू रिसीट का मतलब होता है वो पैसा जो हम बिजनेस करने से, रोजमर्रा की एक्टिविटी करने से कमाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मेरा चॉकलेट बेचने का बिजनेस है, तो मैं रोज जो सेल करती हूँ, जो मैं उससे कमा रही हूँ, वो मेरे लिए रेवेन्यू रिसीट है। ठीक है। जैसे कोई डॉक्टर है, वो अपने पेशेंट्स को सर्विस देता है, उसको रोज अपने पेशेंट से फीस मिलती है, तो वो उसके लिए रेवेन्यू रिसीट है। रेवेन्यू रिसीट का मतलब होता है जो हम डे टू डे एक्टिविटीज करके पैसा कमाते हैं, वो रेवेन्यू रिसीट होती है। प्लस ये रिकरिंग इन नेचर होती है। रिकरिंग इन नेचर का मतलब होता है कि ये कंटिन्यूसली मिलती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक साल में एक बार मिल रही है, तो ऐसा नहीं है। एक साल से ज़्यादा मिलती, एक साल में एक बार से ज़्यादा मिल सकती है, तो ये रेवेन्यू रिसीट कहलाता है। ठीक है। और रेवेन्यू रिसीट एक टेम्पररी रिसीट होता है, ये परमानेंट रिसीट नहीं होता। इसका मतलब यह है कि साल के आखिर में, मतलब फाइनेंशियल ईयर के आखिर में ये सेट ऑफ हो जाती है। और पर जैसे कैपिटल रिसीट है, वो सेट ऑफ नहीं होती, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर हो जाती है। पर रेवेन्यू रिसीट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर नहीं होती है, वो आखिरी में 31 मार्च को जब फाइनेंशियल ईयर हमारा क्लोज हो रहा होता है, तो उस दिन हम इसको सेट ऑफ कर देते हैं। कुछ एग्जाम्पल बताऊं, जैसे कि मैंने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड की, उससे मुझे पैसा मिला, रेंट रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ, इंटरेस्ट अर्न हुआ, कमीशन रिसीव हुआ, ये कुछ रेवेन्यू रिसीट के एग्जाम्पल्स होते हैं। क्योंकि ये जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं, प्रॉफिट नहीं, ये जो रिसीट हो रहे हैं, ये सेट ऑफ हो जाएंगे, ये हम इसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ठीक है। नाउ व्हाट इज कैपिटल रिसीट? कैपिटल रिसीट वो ऐसा कैश इनफ्लो है जो कि हमारी कंपनी की बिजनेस एक्टिविटीज या ऑपरेशनल एक्टिविटीज से नहीं होता, फाइनेंशियल एक्टिविटीज से कमाया हुआ पैसा होता है। और ये रूटीन में नहीं मिलता, मतलब ये नॉन रिकरिंग इन नेचर है। ये साल में एक बार मिलता है, या 2 साल में एक बार मिल सकता है, या 5 साल में एक बार मिल सकता है। ये रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है। इसको एग्जाम्पल से बेहतर समझते हैं। देखिए, मेरे पास एक कार है, मैंने 10 साल बाद उस कार को बेचा, उससे जो मेरा प्रॉफिट हुआ वो मेरा कैपिटल रिसीट कहलाएगा, रेवेन्यू रिसीट नहीं कहलाएगा। क्योंकि देखो, कार बेचना मेरा बिजनेस नहीं है, कार तो मेरी एक एसेट थी, जो मैंने उसे बेच दिया, उससे मुझे प्रॉफिट हुआ, वो मेरी कैपिटल रिसीट हुई। जैसे शेयर होल्डर आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं, वो एक बार पेमेंट कर दिया तो वो आपके लिए एक लाइबिलिटी बन गई, वो आपको पैसा मिला है, वो कैपिटल मिला है, एक बार मिला है, वो बार बार नहीं मिल रहा, तो ये भी आपका कैपिटल रिसीट कहलाएगा। बोरोइंग्स भी होती है, जैसे लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस क्लेम। आई होप कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट में डिफरेंस समझ में आया। अब इनका टैक्सेशन कैसे होता है?
देखिए, जो कैपिटल रिसीट होता है उसका टैक्सेशन कैपिटल गेन के अंतर्गत होता है, और जो रेवेन्यू रिसीट का टैक्सेशन होता है वो कंपनी की एक इनकम होती है। वैसे कैपिटल गेन भी इनकम होती है, लेकिन जो रेवेन्यू रिसीट होता है वो कंपनी की एक्चुअल सोर्स ऑफ इनकम होती है, इसीलिए वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की कैटेगरी में उसका टैक्सेशन होता है। समझ में आया? अब कुछ टेस्ट करते हैं ये जानने के लिए कि ये कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का। फर्स्ट पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एसेट। देखो, यदि आपकी एसेट फिक्स्ड एसेट है तो फिर वो कैपिटल नेचर है। यदि आपकी एसेट सर्कुलेटिंग एसेट है, सर्कुलेटिंग एसेट का मतलब होता है रॉ मटेरियल जो आपने खरीदे हैं, तो वो रेवेन्यू रिसीट है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखिए, यदि मैंने जैसे पीछे गाड़ी का एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे भी मैं कार का ही एग्जाम्पल दे रही हूँ। यदि आपके पास एक कार थी, आपने उसको 20 साल बाद बेच दिया, जो भी उससे प्रॉफिट हुआ वो आपकी कैपिटल रिसीट है। वेयर एज यदि आपका कार खरीदने और बेचने का बिजनेस है, यदि आपका कार खरीदने और बेचने का बिजनेस है, तो वो पैसा जो आएगा कार बेचने से वो यहाँ पे आपका प्रॉफिट नहीं कहलाएगा, वो आपका यहाँ पे इनकम कहलाएगी, क्योंकि आपका कार बेचने का बिजनेस है। आई होप यहाँ पे आपको कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल रिसीट हुआ, यदि इनकम है तो वो आपकी रेवेन्यू रिसीट हुई। ठीक है, तो जैसे मैं गाड़ियों का खरीद रही हूँ और बेच रही हूँ, तो जो मुझे इनकम मिल रही है वो मेरी रेवेन्यू रिसीट है। ठीक है, नेक्स्ट इज कि टर्मिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। इसका मतलब क्या होता है, कभी कभार एम्प्लॉयर जो होता है हमारा वो कर देता है कि अब आपको जॉब से आपको निकाल देता है, तो उस टाइम पे आपको एक कॉम्पनसेशन देता है। ठीक है, वो कॉम्पनसेशन आपके लिए क्या होगा, कॉम्पनसेशन आपको बार बार नहीं मिल रहा, एक ही बार मिल रहा है, तो कॉम्पनसेशन आपके लिए कैपिटल रिसीट हो गया। ठीक है, और ऐसे कोई भी कॉम्पनसेशन आपको सिर्फ एक बार मिलता है तो वो कैपिटल रिसीट की कैटेगरी में ही आएगा। थर्ड इज नेचर ऑफ रिसीट एट द इनिशियल स्टेज। देखिए, जब पैसा रिसीव होता है उसकी इनिशियल स्टेज में ही पता चल जाता है कि इसको रेवेन्यू रिसीट लेना है या फिर कैपिटल रिसीट लेना है। इसके लिए क्या करना है, रिसीट की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझो। यदि वो ट्रेडिंग इन नेचर है तो उसको तुम रेवेन्यू रिसीट ले लो, यदि वो ट्रेडिंग के नेचर में नहीं है तो कैपिटल रिसीट हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने एक यहाँ पे डिफरेंस करके दिखाया है रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में। तो फर्स्ट इज काइंड ऑफ एक्टिविटीज। रेवेन्यू रिसीट में किस प्रकार की एक्टिविटीज होती है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती है, इसके थ्रू जो इनकम रिसीव होती है वो रेवेन्यू रिसीट होती है। कैपिटल रिसीट क्या होता है, कैपिटल रिसीट में वो वाली एक्टिविटीज आती है जो कि फाइनेंशियल इन नेचर होती है, और इससे जो इनकम रिसीव होती है वो कैपिटल रिसीट होती है। ठीक है, सेकेंड इज पीएनएल। रेवेन्यू रिसीट पीएनएल को अफेक्ट करती है, पर कैपिटल रिसीट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता प्रॉफिट एंड लॉस पे कंपनी के। थर्ड इज नेचर ऑफ रिसीट। रेवेन्यू रिसीट रिकरिंग इन नेचर होती है, मतलब बार बार मिलती है, और कैपिटल रिसीट रिकरिंग नेचर की नहीं होती है, ये बार बार नहीं मिलती। फोर्थ इज सोर्स ऑफ रिसीट। रेवेन्यू रिसीट की सोर्स क्या है, ये जैसे मैंने आपको बताया था कि हम बिजनेस जो करते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज या डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज करके जो पैसा कमाते हैं, प्रोडक्ट्स बेच के, सर्विस बेच के रोज, तो वो जो रिसीट होती है वो हमारा सोर्स ऑफ रिसीट हुआ। ठीक है, और कैपिटल रिसीट का सोर्स क्या है, मैंने जैसे बताया था कि कोई फिक्स एसेट बेचने से प्रॉफिट हुआ, लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस क्लेम, शेयर होल्डर से मिला हुआ कैपिटल, एक्सेट्रा। फिफ्थ इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रेवेन्यू रिसीट पीएनएल अकाउंट में दिखाई जाती है या उसको इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। कैपिटल रिसीट बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। सिक्स्थ इज यूज फॉर रिजर्व। रिजर्व क्या होता है, रिजर्व होता है कि कंपनी क्या होती है कभी कभार अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा रख लेती है ताकि इन फ्यूचर कोई ऐसे सरकमस्टांसेस ना आ जाए जिससे कंपनी को नुकसान हो सके। तो अनफोर्सीन सरकमस्टांसेस के लिए जो हम पैसा अलग से रखते हैं उसे हम रिजर्व कहते हैं। पर ये रिजर्व जो है सिर्फ रेवेन्यू रिसीट से ही क्रिएट किया जा सकता है, कैपिटल रिसीट रिजर्व के लिए यूज नहीं किया जा सकता। आई होप आपको रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे पहले मैंने इनकम टैक्स की फर्स्ट यूनिट भी शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। थैंक यू।